नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज में वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज हम अध्ययन करेंगे पवन यानी कि विंड का। तो चलिए शुरू करते हैं। पवन पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण हवा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। क्षैतिज रूप से इस गतिशील हवा को पवन कहते हैं। ठीक है। ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील हवा को वायुधारा कहते हैं। ठीक है। यानी जो क्षैतिज होगी वो पवन होगी और जो ऊर्ध्वाधर होगी वो वायुधारा होगी, यानी कि एयर करंट। यदि पृथ्वी स्थिर होती और उसका धरातल समतल होता तो पवन उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से सीधे निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर समदाब रेखाओं पर समकोण बनाती हुई चलती। परंतु वास्तविक स्थिति क्या है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है और उसका धरातल समतल नहीं है। अतः पवन कई कारणों के प्रभावाधीन अपनी दिशा में परिवर्तन करती हुई चलती है। ठीक है। यानी कई कारणों से प्रभावित होकर पवन की दिशाओं में परिवर्तन होता है। अब कारण कौन कौन से हैं? दाब प्रवणता बल हो गया, कोरियोलिस बल हो गया, अभिकेंद्रीय त्वरण हो गया और भूघर्षण हो गया। ठीक है। अब धीरे धीरे एक एक की बात करेंगे। कोरियोलिस प्रभाव यानी कि कोरियोलिस इफेक्ट। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती हैं। इसे कोरियोलिस बल कहते हैं। इसका नाम फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा, जिसने सबसे पहले इस बल के प्रभाव का वर्णन 1844 ईस्वी में किया। इस बल के प्रभावाधीन उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं, और ये आपसे कई बार पूछा गया है। इस विक्षेप को फेरेल नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था, इसीलिए इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है। इसे बाइस बेलेट नियम द्वारा भी समझा जा सकता है। इस नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा हो तो उच्च दाब उसके दाईं ओर तथा निम्न दाब उसके बाईं ओर होगा। ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित इसके ठीक विपरीत होगा। कोरियोलिस बल अक्षांशों के कोण के सीधा समानुपात में बढ़ता है। ठीक है। यह ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत पर अनुपस्थित होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी ध्रुवों पर पवनों की दिशा में अधिकतम विक्षेप और विषुवत रेखा पर पवनों की दिशा में कोई भी विक्षेप नहीं होता। कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। ठीक। दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है। जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी पवनों का वेग उतना ही अधिक होगा। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें आपसे असर्शन रीजन में पूछ ली जाती हैं। और पवनों की दिशा उतनी ही अधिक विक्षेपित होगी। ठीक है। तो दाब प्रवणता जितनी अधिक होगी पवनों का वेग उतना ज्यादा होगा और उससे पवनों की दिशा उतनी अधिक विक्षेपित हो जाएगी। ठीक है। इन दो बलों के एक दूसरे से समकोण पर होने के कारण निम्न दाब क्षेत्रों में पवनें इसी के इर्द गिर्द बहती हैं। विषुवत वृत्त पर कोरियोलिस बल शून्य होता है और पवनें समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती हैं। ये आपको याद रखना है। अतः निम्न दाब क्षेत्र और अधिक गहन होने के बजाय पूरित हो जाता है। यही कारण है कि विषुवत वृत्त के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं। अब पवन के प्रकार की बात करेंगे तो ये तीन प्रकार की होती हैं: प्रचलित पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। तो प्रचलित पवन पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवन को प्रचलित पवन या स्थायी पवन कहते हैं। तो स्थायी आ जाए या प्रचलित आ जाए, यही बात चल रही है कि एक ही दिशा में साल भर ये पवनें चलती हैं। स्थायी पवनें एक वायुभार कटिबंध से दूसरे वायुभार कटिबंध की ओर नियमित रूप से चला करती हैं। अब इनके उदाहरण की बात लेंगे तो देखिए आपकी पछुआ पवन होती हैं। ठीक है। व्यापारिक पवन हो गई और आपकी ध्रुवीय पवन हो गई। ये सारी प्रचलित पवन है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा प्रचलित पवन नहीं है। ठीक है। ये कौन कौन सी है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पछुआ पवन। अब इनमें से हम पछुआ पवन की बात कर रहे थे। दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली स्थायी हवा को इनकी पश्चिम दिशा के कारण पछुआ पवन कहा जाता है। ठीक है। पछुआ पवन का सर्वश्रेष्ठ विकास 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है और यहाँ के इन अक्षांशों को गरजता 40, प्रचंड 50 तथा चीखता 60 कहा जाता है। ठीक है। अब क्या हुआ? दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर है। अब यहाँ से देखेंगे तो ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है।
40, 50, 60। तो इनका विस्तार हमने देखा कि 40 से लगभग 65 के बीच तक होता है। तो ये जो अक्षांश है यहाँ पर क्या है कि इसको गरजता 40 कहा जाएगा क्योंकि 40 है, ठीक है। प्रचंड 50 कहा जाएगा, ठीक है। और चीखता 60 कहा जाएगा 60 को, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ की बात हो रही है, आपकी सर्वश्रेष्ठ विकास इसका हो रहा है दक्षिणी गोलार्ध में। ये सभी नाम जो है वो नाविकों के दिए हुए हैं। अब व्यापारिक पवन की बात करेंगे। लगभग 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के क्षेत्रों या उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर दोनों गोलार्धों में वर्ष भर निरंतर प्रवाहित होने वाली पवन जो है इसको व्यापारिक पवन कहा जाता है, ठीक है। तो ये विषुवत 30 डिग्री से उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश उपोष्ण उच्च वायुदाब से कहाँ की तरफ आती है, भूमध्य रेखा की तरफ आती है, ठीक है। कोरियोलिस बल और फेरल के नियम के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर ये विक्षेपित हो जाता है। ध्रुवीय पवन की बात करेंगे। ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटियों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियों की ओर प्रवाहित पवन को ध्रुवीय पवन के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। मौसमी पवन, मौसम या समय के परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा बदल जाती है उन्हें मौसमी पवन कहते हैं। अब ये हुई मौसमी पवन स्थल समीर या समुद्री समीर। स्थल व समुद्र समीर, ऊष्मा के अवशोषण तथा स्थानांतरण में स्थल व समुद्र में भिन्नता पाई जाती है। दिन के दौरान स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाता है, अतः स्थल पर हवाएं ऊपर उठती हैं। जो भी भाग गर्म होगा वहां पर हवाएं ऊपर उठेंगी और ठंडी हवा क्या है उसका स्थान ले लेती है और निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है, जबकि समुद्र अपेक्षाकृत ठंडे रहते हैं और उन पर उच्च वायुदाब बना रहता है, ठीक है। तो दिन के समय की बात करेंगे तो समुद्र पर उच्च वायुदाब है और स्थल पर निम्न वायुदाब है। इससे समुद्र से स्थल की ओर दाब प्रवणता उत्पन्न होती है। प्रवणता मतलब हवा चलती है और पवनें समुद्र से स्थल की तरफ समुद्र समीर के रूप में प्रवाहित होती है। रात्रि में इसके एकदम उल्टा होता है, विपरीत प्रक्रिया होती है। स्थल समुद्र की अपेक्षा जल्दी ठंडा होता है। दाब प्रवणता स्थल से समुद्र की तरफ होने पर स्थल समीर प्रवाहित होती है, ठीक है। तो अगर दिन की बात करेंगे तो दिन में समुद्र समीर होता है क्योंकि हवा जो है वो आपकी समुद्र से स्थल की तरफ आ रही है और रात्रि के समय स्थल से समुद्र की तरफ जा रही है, तो रात्रि में स्थल समीर बहता है। चलिए अब बात करते हैं स्थानीय पवन। प्रमुख गर्म स्थानीय पवन की सबसे पहले चिनूक की बात आती है। यह यूएसए और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाला गर्म या शुष्क पवन है। यह पवन रॉकी पर्वत के पूर्व के पशुपालकों के लिए बड़ा ही लाभदायक है क्योंकि शीतकाल की अधिकांश अवधि में यह बर्फ को पिघलाकर चारागाहों को बर्फ से मुक्त रखता है, ठीक है। तो चिनूक हो गई। इसमें आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिनूक कहाँ पर होती है, हरमट्टन कहाँ है, सिराको कहाँ पर है, तो सीधे आप तो आपका मैच द फॉलोइंग में ये आएगा या फिर सुमेलित कौन सा है या नहीं है में आता है, ठीक है। कई बार ये स्टेटमेंट्स में भी आ जाता है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं या नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे बात करते हैं फोन। यह आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है, ठीक है। अभी चिनूक की बात हो रही थी, वो रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल की बात थी। यह आल्प्स के उत्तरी ढाल से नीचे उतरती है। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। इसके प्रभाव से बर्फ पिघल जाती है और पशु चारकों के लिए चारागाह मिल जाता है, ठीक है। इसके प्रभाव से अंगूर जल्दी पक जाते हैं, ठीक। हरमट्टन, यह सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। यह पवन सहारा से गिनी तट की ओर बहती है और गिनी तट पर इसे डॉक्टर विंड या डॉक्टर हवा कहा जाता है। अच्छा, इसे देखिए डॉक्टर विंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि होता क्या है कि ये बहुत ज़्यादा ड्राइनेस लेके आती है। तो जब भी शुष्कता होगी तो वो क्या होगा, कीड़े कीटाणु आदि को मार देगी, ठीक है। ये क्या करती है, यहाँ की आर्द्रता को यानी कि ह्यूमिडिटी को खत्म करती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि ह्यूमिडिटी में बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े आदि पैदा होते हैं। तो जब ह्यूमिडिटी खत्म होगी, शुष्क हवा होगी, तो वहां से क्या होता है, कीड़े वगैरह, कीड़े कीटाणु आदि मर जाते हैं और इससे क्या होता है, बीमारियों में कमी आती है। इस कारण इसे डॉक्टर विंड या डॉक्टर हवा कहा जाता है। आगे बात करते हैं सिराको। यह सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली धूल से लदी गर्म हवा है। जब यह भूमध्य सागर को पार करती है तो ये आर्द्र हो जाती है और इटली पहुंच जाती है।
इसके अन्य स्थानीय नाम है जैसे खमसेन इसे मिस्र में कहा जाता है, गिबली लीबिया में कहा जाता है, चिली ट्यूनीशिया में कहा जाता है, लेस्ट मैड्रिया में कहा जाता है और सिरेको इटली में कहा जाता है। लेबेक इसे स्पेन में कहा जाता है। तो ये सारे जो नाम हैं ये सिराको के ही हैं, ठीक है, लेकिन इसके अलग अलग जगह अलग अलग नाम हैं, ठीक है। बेसिकली आपको ये समझना है कि सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर जो बहने वाली धूल से लदी गर्म हवा है उसके अलग अलग नाम है अलग अलग जगह। सेमूम अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में दक्षिणी पश्चिमी या उत्तरी पश्चिमी तेज धूल भरी चलने वाली आंधियां हैं ये। फिर ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलती है ये। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है, ठीक है। कई चीज़ों को आप लिंक कर सकते हैं, जैसे एन फॉर नॉर्वेस्टर, एन फॉर न्यूजीलैंड, ठीक है। शामल यह इराक तथा फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। सेंटा आना यह दक्षिणी कैलिफोर्निया में सेंटा आना घाटी से चलने वाली गर्म एवं शुष्क धूल भरी आंधी है। कोयम्बैंग यह जावा इंडोनेशिया में बहने वाली गर्म हवा है और तंबाकू की खेती को ये काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि तंबाकू की खेती के लिए नुकसानदायक कौन सी हवा है, तो ये आपकी कोयम्बैंग कहाँ होती है, जावा इंडोनेशिया में। चलिए अब कुछ स्थानीय शीतल हवाएं देख लेते हैं। विलीवाव अलास्का, बोरा एड्रियाटिक तट, मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस में, बुरान रूस, बाइज दक्षिणी फ्रांस, पैम्पीरो अर्जेंटीना, फ्रियाजेम ब्राज़ील, नार्दर यूएसए, नॉर्टी यूएसए, पोनेंटी दक्षिण अफ्रीका, पैपागायो मेक्सिको, मिस्ट्रल उत्तरी इटली, नेवाडोस इक्वाडोर, विली विली ऑस्ट्रेलिया मल्टीपल टाइम पूछी गई है, सीस्तान पूर्वी ईरान, हबूब सूडान, पुरगा टुंडा प्रदेश, केप डॉक्टर दक्षिण अफ्रीकी गणतंत्र, और इसे केप डॉक्टर को टेबल ब्लॉक भी कहा जाता है। अभी हमने कुछ गर्म हवाएं देखी थी, सिराको आदि, अब उन अन्य भी देख लेते हैं। ट्रेमोंटेन मध्य यूरोप में, अयाला फ्रांस, वर्गस दक्षिण अफ्रीका, सुखोवे रूस और कजाकिस्तान, बाग्यो फिलीपींस द्वीप समूह, गारिच दक्षिण पूर्वी ईरान, लू उत्तरी भारत, सोलेनो दक्षिण पूर्वी स्पेन, सामून ईरान। चलिए बात करते हैं जेट प्रवाह या जेट स्ट्रीम्स की। क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर की ऊपरी परत में बहुत तीव्र गति से चलने वाले सकरे, नलिकाकार और विसर्पी पवन प्रवाह को जेट प्रवाह या जेट स्ट्रीम्स कहा जाता है। ये 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। दोनों गोलार्धों में पाया जाता है, परंतु उत्तरी गोलार्ध में अधिक शक्तिशाली होता है। इसमें वायु 120 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। जेट से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसकी गति काफ़ी तेज होगी। जेट प्रवाह वायुमंडलीय विक्षोभों, चक्रवातों, प्रतिचक्रवातों, तूफानों और वर्षा को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। आधुनिक खोजों के अनुसार एशिया में मानसून पवनों के कारण जेट प्रवाह माना जाता है। यह पृथ्वी पर तापमान के वितरण का संतुलन बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वायु राशियां, एयर मासेस, वायुमंडल का वह विशाल एवं विस्तृत भाग जिसमें तापमान, आर्द्रता के भौतिक लक्षण क्षैतिज दिशा में समरूप हो, वायु राशि कहलाता है। सामान्यतः वायु राशियां सैकड़ों किलोमीटर तक विस्तृत होती हैं। एक वायु राशि में कई परतें होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज दिशा में फैली होती हैं। प्रत्येक परत में वायु के तापमान तथा आर्द्रता की स्थिति लगभग समान होती है। यह जलवायु तथा मौसम के अध्ययन को महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब बात करेंगे वाताग्र यानी कि फ्रंट्स। जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियां मिलती हैं तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को वाताग्र कहा जाता है। ठीक है, अब जब दो एयर मासेस मिल गए तो उनके बीच का जो सीमा क्षेत्र है, जो उन दोनों के बीच में सीमा बनाता है, बॉर्डर बनाता है, उसको हम वाताग्र कहते हैं, फ्रंट्स कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: शीत, उष्ण, अचर और अधिविष्ट। शीत वाताग्र, जब शीतल व भारी वायु आक्रामक रूप से उष्ण वायु राशियों को ऊपर धकेलती है, इस संपर्क क्षेत्र को शीत वाताग्र कहते हैं। ठीक है, ये हमने देखा ही है कि गर्म जो वायु है वो ऊपर उठ जाती है और ठंडी वायु नीचे होती है। तो जब शीतल और भारी वायु जो है वो क्या करेगी, जब तेज गति से गर्म को ऊपर भेजेगी तो उसे शीत वाताग्र कहा जाएगा। उष्ण वाताग्र,
यदि गर्म वायु राशियां आक्रामक रूप से ठंडी वायु राशियों के ऊपर चढ़ती हैं तो इस संपर्क क्षेत्र को उष्ण वाताग्र कहते हैं। ठीक है, जब गर्म वायु राशियां ठंडी वायु राशियों के ऊपर चढ़ गई तो ये उष्ण वाताग्र हो गया। अब अचर वाताग्र, जब वाताग्र स्थिर हो जाए तो इन्हें अचर कहा जाता है, अर्थात ऐसे वाताग्र जब कोई भी वायु ऊपर नहीं उठती है। नेक्स्ट है अधिविष्ट वाताग्र। यदि एक वायु राशि पूर्णतः धरातल के ऊपर उठ जाए तो ऐसे वाताग्र को अधिविष्ट कहा जाता है। वाताग्र मध्य अक्षांशों में ही निर्मित होते हैं और तीव्र वायुदाब व तापमान प्रवणता इनकी विशेषता है। ठीक है, ये हमने अभी देखा, ये तीव्र वेग से ही ऊपर उठ रही है, चाहे वो गर्म हो चाहे ठंडी की बात हो रही हो। तो जो भी धकेल रहा है तो वो आक्रामक रूप से ही दूसरी वायु राशि को धकेल रहा है। ये तापमान में अचानक बदलाव लाते हैं तथा इसी कारण वायु ऊपर उठती है, बादल बनते हैं और वर्षा होती है। ठीक है, तो इन सबका कारण वाताग्र हैं आपके। चलिए अब पवन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस करेंगे। व्यापारिक हवाएं यानी कि ट्रेड विंड्स किन अक्षांशों से किन अक्षांशों के मध्य बहती हैं? तो ये अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर बहती हैं। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं व्यापारिक पवनें। व्यापारिक हवाएं कैसी होती हैं? नियमित व स्थिर। पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन कहलाती है सनातनी पवन। उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर चलने वाली पवन को कहते हैं व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवनें कहां से चलती हैं? उपोष्ण उच्च दाब से। गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा, ये क्या है? ये दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें हैं या पछुआ पवनें जिन्हें कहा जाता है। दहाड़ता चालीसा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री के अक्षांश पर के पास चलने वाली तेज हवा। भयंकर पचासा क्या है? 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। चीखता साठा क्या है? 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट बहने वाली जो भी आपकी हवाएं हैं। मानसून शब्द का तात्पर्य क्या है? हवाओं के रुख का बदलना। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? ये गर्मी का तापमान जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, रॉकी पर्वत के पूर्व की ओर ये बहती हैं, पशुपालकों के लिए लाभदायक होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या करती हैं? गर्म हवाएं हैं तो बर्फ को पिघला देती हैं और चारागाहों को बर्फ से मुक्त रखती हैं। आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहते हैं? फॉन। अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर से प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहते हैं? पैम्पीरा। न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से उतरने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी स्थानीय हवा को क्या कहते हैं? नॉर्वेस्टर। एन फॉर न्यूजीलैंड, एन फॉर नॉर्वेस्टर। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर रॉकी पर्वत को पार करके नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा किस नाम से जानी जाती है? चिनूक। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? खमसिन मिस्र बिल्कुल ठीक है, सिराको इटली सही है, चिनूक सही नहीं है, ये यूएसए। ठीक है, रॉकी पर्वत अभी हमने पढ़ा था। फिर गिबली लीबिया बिल्कुल ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाता है। यूरोप में जूरा पर्वत से जेनेवा झील की तरफ रात्रि में चलने वाली शीतल एवं शुष्क पवन को किस नाम से जानते हैं? जोरान। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है? चिनूक। निम्न में से कौन ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? खमसिन। कौन सी ठंडी स्थानीय हवा है? तो देखिए मिस्ट्रल, बोरा, पैम्पीरो, ये सारी ठंडी हवाएं उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी आल्प्स के में विमुख ढाल पर बहती है? फॉन। चिनूक है एक स्थानीय हवा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो फॉन ऑल्प सही है, मिस्ट्रल राइन घाटी सही है, खमसिन मिस्र सही है। तो बोरा की बात करेंगे तो देखिए पोलैंड में नहीं है, ये होती है एड्रियाटिक तट पर। और अगर स्पेसिफिक कंट्रीज की वो बात कर ले, ठीक है, तो कंट्री में आपका आ जाएगा इटली, फिर आपका क्रोएशिया, ठीक है, और आगे आपका स्लोवेनिया। तो अगर वो वैसे आपसे पूछेगा तो एड्रियाटिक तट पूछेगा, लेकिन अगर इनमें से कोई भी कंट्रीज दी हुई हैं, इटली दिया हुआ है, क्रोएशिया दिया हुआ है, स्लोवेनिया दिया हुआ है, तो वो आपका बोरा के लिए सही होगा। चलिए सुमेलित करना है तो चिनूक आपका यूएसए हो गया, सिराको इटली हो गया, ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया और मिस्ट्रल फ्रांस। ठीक, तो ये आपका 1 4 2 3 हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा लाती है? ये होती है सिराको।
चलिए, तो यहाँ ये भी समझ लेते हैं इसे ब्लड रेन या रक्त की वर्षा क्यों कहते हैं। तो देखिए होता क्या है, जब ये सहारा मरुस्थल से इटली जाती है, ठीक है, तो क्या हुआ, सहारा मरुस्थल से इसने लिए धूल के कण, ठीक है, जो लाल धूल के कण होते हैं, किस वजह से, तो कई सारे मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं, इसका कारण ये इसका कलर इस तरीके का होता है। तो ये अपने लाल पीले से रंग के कारण जब सहारा मरुस्थल से ये उड़ती है, भूमध्य सागर से यहाँ पर ये नमी लेती है या आर्द्रता, ठीक है। तो जब इन धूल के कणों ने उड़कर भूमध्य सागर के ऊपर से जब ये निकलते हैं तो ये यहाँ से नमी ले लेते हैं, और उसके बाद जब ये इटली में बरसते हैं तो इनकी बूंदों का जो कलर होता है, बरसने का जो कलर होता है, वो कुछ लाल से कलर का होता है, नारंगी सा होता है। इस वजह से इसे रक्त की वर्षा या ब्लड रेन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन हिमभक्षी के नाम से जानी जाती है। चिनूक, ठीक है, क्योंकि ये हिम का भक्षण कर लेती है, बर्फ को खत्म कर देती है, और ये पशुपालकों के लिए बेनिफिशियल होती है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु या डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है। हरमट्टन को। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन अफ्रीका में गिनी तट के लोगों को आर्द्र मौसम से राहत प्रदान करती है। हरमट्टन या डॉक्टर विंड। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म स्थानीय पवन कैलिफोर्निया में फल के बगीचों को काफी नुकसान पहुंचाती है। सेंटा आना। कौन सी स्थानीय पवन मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्र से यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट की ओर प्रवाहित होती है। बोरा। पछुआ हवाएं वे हवाएं हैं जो बहती हैं भूमध्य रेखा के 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य। समुद्री समीर बहती है दिन के समय, और स्थल समीर की बात करेगा तो वो रात के समय। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। चलिए, विली विली हो गई ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन हो गई आपकी यूएसए, टाइफून चीन, और बाग्यो फिलीपींस। सारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमट्टन उड़ती है पूर्व से पश्चिम की ओर। व्यापारिक पवनों की परिघटना किस कारण होती है। ऊष्मा के संवहन के कारण। डोलड्रम क्या है। उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी। सिरोको एक नाम किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है। स्थानीय पवन के लिए। कहाँ बहती है। इटली में, और इसे ब्लड रेन कहा जाता है, ठीक है, या रक्त की वर्षा। ठीक, तो चलिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।